हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी क्लास। आज का ये जो वीडियो है वो है आपका क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स के वन शॉट रिवीजन का पार्ट 2। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने रे ऑप्टिक्स के अंदर स्फेरिकल सरफेस की मदद से जो रिफ्रैक्शन होता है वहाँ तक ख़त्म किया था। तो आपने अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा ये चैप्टर का तो आप पहले जाके उसको देखिए, अच्छे से समझ लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, फिर जाके आप लोग ये वीडियो पे वापस आइएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 के अंदर रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, बुक के अंदर वर्ड यूज किया है डबल कॉन्वेक्स, जिसका मतलब होता है दोनों साइड से कॉन्वेक्स, जिसको हम लोग नॉर्मल कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके इन फ्रंट हमने बोला कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स या फिर कॉन्वेक्स लेंस, द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस फॉर्म्स एन इमेज I1। यानी यहां पे आप ध्यान से देखो कि इसके पास दो स्फेरिकल सरफेसेस है, पहला स्फेरिकल सरफेस ये वाला और दूसरा स्फेरिकल सरफेस ये वाला, यानी दोनों इंडिविजुअल रिफ्रैक्शन करेंगे। हमने लास्ट थ्योरी में पढ़ा था कि स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन करेगा किसी भी लाइट रे का जब उसके ऊपर इंसिडेंट किया जाएगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट में से पहला रे निकला है इधर, पहले स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, अभी ये जाना चाहिए था सीधा, पर ये जो स्फेरिकल सरफेस है उसको बेंड कर देगा। यानी मान लो कि पहले का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, तो उसमें से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इधर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां पे हम लोग अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये बन जाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रे जो है सीधा जाने के बजाय अभी नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होगा, क्योंकि ये दूसरे रिफ्रैक्टिव मीडियम में जा रहे हैं। यानी ये बाहर वाला मीडियम N1 मान लो, अंदर वाला मीडियम N2 मान लो, तो ये डेंसर मीडियम में जा रहा है, N2 ग्रेटर देन N1 है इधर। ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, यानी जाना चाहिए था सीधा, अभी वो ऐसे मुड़ जाएगा और आपको पहली इमेज यहां पे देना चाहिए था। समझना इसको मैं क्या बोल रहा हूं, यानी कि पहले ने उसको मोड़ा, अगर ये दूसरा सरफेस बीच में नहीं आया होता तो पहला सरफेस आपको इमेज देना चाहिए था इधर। यानी मान लो कि एक बार उसको स्फेरिकल सरफेस ने रिफ्रैक्ट कर दिया, अभी पीछे पूरा का पूरा ग्लास है, पीछे पूरा का पूरा क्या है, ग्लास है, तो ये पहला सरफेस उसको रिफ्रैक्ट करके इमेज किधर दे देता, आपको I1 पे दे देता। तो हमने लिखा द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस फॉर्म्स एन इमेज एट I1, यानी वो बनाना चाहिए था अगर दूसरा सरफेस नहीं आया होता। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब ये पहला रिफ्रैक्शन होके सीधा जाना चाह रहा है I1 की तरफ, तो दूसरा स्फेरिकल सरफेस बीच में आ गया, यानी यहां पे से वो वापस एक और बार रिफ्रैक्ट होगा। अभी दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे इधर होगा, अभी उसके ऊपर हम लोग यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, यानी ये जाना चाहिए था सीधा I1 की तरफ, पर वो नहीं जाएगा। अभी वो डेंसर में से रेरर में आ रहा है, यानी नॉर्मल से अवे चला जाएगा, यानी वो इमेज आपको फाइनल दे देगा कहीं पे इधर। आइए, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा। यानी सिंपल कहानी इतनी है कि रे पहले आया, एक बार बेंड होके अगर दूसरा स्फेरिकल सरफेस नहीं आया होता, पूरा का पूरा ग्लास होता सब जगह, तो पहली इमेज कहां पे बननी चाहिए थी, I1 के ऊपर, पर वो नहीं बन पाएगी क्योंकि वो I1 पे इमेज बनने जा रही है इधर से, तो यहां से वो वापस बेंड हो जाता है और फाइनल इमेज कहां पे दे देगा, आपको I1 के ऊपर दे देगा। यानी यहां पे हमने ये लिखा कि दिस इमेज I1 एक्ट्स as a virtual object for a spherical surface number 2, the final image is formed at I। यानी अगर आपको पूछा जाए कि चलो पहले स्फेरिकल सरफेस का ऑब्जेक्ट कहां पे है, O के ऊपर है, उसकी इमेज कहां पे है, I1 के ऊपर। अभी दूसरे स्फेरिकल सरफेस की बात की जाए तो उसकी इमेज तो आपको दिख रही है I1, पर उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा आपको। तो आपको यह समझना है कि जो पहले की इमेज है, पहले की जो इमेज वाला रे है, वो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है दूसरे सरफेस के ऊपर, तो वो दूसरे सरफेस के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट वाला रे बन गया। तो पहले का इमेज डिस्टेंस वही दूसरे का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। तो हम लोग यहां पे देखो, ध्यान से देखो, हम लोग लिखेंगे कि पहले का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U1, पहले का इमेज डिस्टेंस V1, दूसरे सरफेस का ऑब्जेक्ट, अभी पहले का इमेज है वही दूसरे का ऑब्जेक्ट है U2, और दूसरे का इमेज V2, फाइनल इमेज I। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल 3 डिस्टेंसेस है, पहले का ऑब्जेक्ट,
पहले का इमेज ही दूसरे का ऑब्जेक्ट है और दूसरे का इमेज। अभी हम लोग यहाँ पे करेक्शन क्या कर सकते हैं कि जो पहले का ऑब्जेक्ट है वही पूरे सिस्टम का ऑब्जेक्ट है, तो इसको U1 के बदले U लिख देते हैं। दूसरे का जो इमेज है फाइनल वही पूरे सिस्टम का फाइनल इमेज है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, V लिख देते हैं। इस तरह से आपको अच्छे से समझ लेना है। सिंपल कहानी है, वापस सुनो। पहले स्फेरिकल सरफेस पे रे इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्ट होके पहली इमेज देना चाहिए था इधर, अभी वो नहीं दे पाएगा क्योंकि दूसरा सरफेस यहाँ पे आ गया, वो उसको वापस रिफ्लेक्ट करके फाइनल इमेज कहाँ पे दे देगा, आई के ऊपर दे देगा। तो पहले की जो इमेज बनने वाली थी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी, यानी पहले का इमेज डिस्टेंस वही दूसरे का क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अभी हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी करके एक एक स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे, इधर लिखेंगे कि फॉर अ फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, पहले स्फेरिकल सरफेस। अभी आपको स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके लिए आपको इसके पहले वाली जो थ्योरी थी वो अच्छे से याद रखनी थी, उसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कुछ इस तरह था, -n1/u प्लस n2/v इज इक्वल टू n2 - n1/r। अभी पहले सरफेस के लिए हम लोग u1, v1, r1। अच्छा ध्यान से सुनो, अभी क्या ऑलवेज u के ऊपर n1 ही आएगा? तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट वाला रे जहां पे है वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है, यानी पहले के लिए ऑब्जेक्ट वाला रे n1 मीडियम में है तो उसके ऊपर आएगा n1। इमेज वाला रे किधर है, दूसरे मीडियम में है, यानी ये वाला रे उसके लिए इमेज वाला है, ये लेंस में से जाने वाला है वो ये वाला, तो उसके लिए क्या है, दूसरा n2, और वहां पे जो करना है n2 - n1, वो n2 - n1 वहां पे लिख देना है। क्लियर है? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। चलो, फॉर स्फेरिकल सरफेस 2, सरफेस 1 एंड सरफेस 2, या फिर फॉर सेकंड स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अच्छा यहां पे ध्यान से देखो, माइनस, अभी देखो आपको पता है कि नीचे u2 आएगा प्लस यहाँ पे v2 आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे r2 आएगा। r2 यानी पता है ना r1 ये होता है पहले का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये आएगा दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा अभी सुनो, यहां पे u2 दूसरे की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये वाला, अभी ध्यान से सुनो, अभी दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का रे कौन सा है, तो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का रे ये अंदर है और इमेज का रे कौन सा है, ये वाला। तो ऑब्जेक्ट का जो रे है वही ऑब्जेक्ट का मीडियम मानेंगे। ऑब्जेक्ट का रे लेंस के अंदर है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा आएगा, n2। इमेज का रे बाहर है तो इमेज के ऊपर क्या आएगा, n1। तो यहां पे बन जाएगा -n2 + n1, यानी यहां पे n1 - n2। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, आपको देखना है कि जैसे पहले के लिए ऑब्जेक्ट वाला रे कहां पे था, ये ऑब्जेक्ट वाला रे है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लिखा, n1 मीडियम। इमेज वाला रे ये है, अभी कोई ये मत लेना बाहर, एक्चुअली में ये बनने वाला था इमेज का रे। ठीक है, तो वो कौन से मीडियम में है, दूसरे मीडियम में। तो आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, -n1 + n2 है तो आप सीधा भी याद रख सकते हो, यहाँ पे -n2 + n1 आएगा। अभी यहाँ पे जो करेक्शन करने थे, पहले का ऑब्जेक्ट वो पूरा ही ऑब्जेक्ट है और फाइनल का इमेज वो पूरा ही इमेज है, यहाँ पे बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अभी आप ध्यान से देखो, हमने एक चीज बताई है कि v1 = u2, v1 = u2, यानी यहाँ पे जो v1 है वही यहाँ पे क्या है, u2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2 को हम लोग कर लेंगे हियर, v1 = u2। रीजन क्या है, रीजन ये है कि दिस इमेज I1 यानी पहले की इमेज v1 डिस्टेंस एक्स एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर स्फेरिकल सरफेस 2, यानी वही दूसरे के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। पहले का इमेज डिस्टेंस दूसरे का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी यहां पे v1 = u2। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये इक्वेशन के अंदर करेक्ट कर ले पहले से ही, -n2/u2 की जगह v1 कर दो, प्लस n1/v इज इक्वल टू n1 - n2/r2। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, बस आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट किधर है, इमेज किधर है, u1 v1 u2 v2। अभी u1 को इनिशियल ऑब्जेक्ट को u ले लेना है, v2 को फाइनल इमेज को v ले लेना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इक्वेशन 1 + 2। अभी आप ध्यान से देखो, सीधा कर रहे हैं हम लोग, 1 + 2 करेंगे, +n2/v1 -n2/v1 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में क्या बचेगा, n1/v बचेगा
और साथ में बचेगा माइनस N1 अपॉन यू। राइट में क्या बचेगा, N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2, इतना बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? N1 अपॉन वी बचा इधर, माइनस N1 अपॉन यू। अच्छा, यहां से मैं N1 कॉमन निकाल लेता हूं, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। यहां से मुझे कॉमन निकालना है N2 माइनस N1। मैं जब N2 माइनस N1 कॉमन निकालूंगा तो यहां तो क्या है एक्चुअल में N1 माइनस N2 है, तो जब मैं N2 माइनस N1 कॉमन निकालूंगा पहले में बचेगा 1 अपॉन R1, ये हो जाएगा माइनस, यानी N1 माइनस N2 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता माइनस N2 माइनस N1? बोलो लिख सकते हैं? N1 माइनस N2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाहर माइनस निकाल लो, N2 माइनस N1, यानी यहां पे अगर बाहर माइनस आ जाए तो यहां पे भी N2 माइनस N1 है, कॉमन निकाल लिया पर बाहर माइनस रह गया। क्लियर हो रहा है? सिंपल है, कॉमन निकालना था N2 माइनस N1, तो N1 माइनस N2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया माइनस N2 माइनस N1, वो माइनस रह गया बीच में, N2 माइनस N1 कॉमन निकल के आ गया। अच्छा, ये N1 को सामने ले जाते हैं, ये N1 को सामने ले जाओ, ये N1 को सामने ले जाओगे क्या बचेगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। चलो, ये N1 जो है N2 की अपॉन में भी जाएगा, जब N2 की अपॉन में N1 जाएगा तो वो लिखेंगे N21 माइनस N1 की अपॉन में भी N1 जाएगा तो इसको लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आगे क्या होगा तो सुनो ध्यान से, अगर हम लोग क्या करें कि व्हेन u इज इक्वल टू इंफिनिटी, अगर लेंस के सामने, मैंने यहां से डायग्राम हटा दिया है पर आपको पता है कि जब मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखूंगा तो इमेज फोकल लेंथ जितने डिस्टेंस पे बनेगी, कहां पे बनेगी, फोकल लेंथ जितने डिस्टेंस पे, यानी यहां पे 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू N21 माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो यहां पे 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू N21 माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है? अभी कुछ नहीं करना। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, इसको एक नंबर दे देते हैं, ये इक्वेशन को, इसको मान लो कि अभी आगे कुछ दिया नहीं था, शायद दिया है 1 2, तो इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, बस दोनों को कंपेयर कर लो। देखो 3 और 4 में राइट LHS तो RHS तो सेम है, N21 माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो कंपेयर 3 एंड 4, कंपेयर 3 एंड 4, तो LHS भी सेम हो जाएगा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। दिस इज लेंस फॉर्मूला, दिस इज लेंस फॉर्मूला या फिर लेंस इक्वेशन। ये है आपका लेंस का फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। अच्छे से आपको इसको याद रखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है, सिंपल है। देखो मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। सबसे पहला लिखना है फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, सेकंड के लिए लिखना है, ध्यान इतना रखना है कि इमेज कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो कुछ भी नहीं करना, पहला याद रख लो, पहले का ऑब्जेक्ट N1 में था तो दूसरे का ऑब्जेक्ट N2 में याद रख लो, सिंपल याद रख लो। पहले की इमेज N2 में तो दूसरे की इमेज N1 में, उल्टा करके याद रखना है, पहला याद रख लो, दूसरा उल्टा कर देना उसका, दोनों का सम कर लो। बस मेन कंडीशन ये याद रखनी है कि पहले का जो इमेज है V1, पहले का जो इमेज डिस्टेंस है V1 वही दूसरे का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा। दोनों का सम करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला मिलेगा। अभी वहां पे जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे इमेज फोकल लेंथ पे बनेगी, यहाँ से निकल के आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला। दोनों को कंपेयर कर लो, लास्ट में आ जाएगा लेंस फॉर्मूला। तो अच्छे से आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसके अंदर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला अगेन याद रखना है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। अभी उसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं देना, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, उसमें सीधा फॉर्मूला याद रखना है, जैसे कि HI अपॉन HO तो होता ही है ना, वो क्या हो जाएगा इधर प्लस V अपॉन U। मिरर में क्या होता था माइनस V अपॉन U, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, इसको प्लस V अपॉन U। तो अच्छे से इसको आप याद रख लेना, माइनस V अपॉन U मिरर के लिए, प्लस V अपॉन U लेंस के लिए। अभी बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है टेक्स्ट बुक के अंदर, पावर ऑफ लेंस के बारे में। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रे।
यानी किसी भी लेंस के ऊपर जब कोई रे इंसिडेंट होता है तो वो लेंस उसको कितना ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा या फिर डाइवर्ज कर पाएगा, सिंपली कितना ज्यादा उसको बेंट कर पाएगा उसको क्या बोलते हैं, उसका पावर। जितना ज्यादा वो बेंट कर पाएगा उतना ज्यादा पावर है, जितना कम बेंट कर पाएगा उतना कम पावर है। तो ध्यान से समझ लो। देखो आपको एक चीज पता है कि कोई भी लेंस हो, अभी हम लोग कन्वर्जिंग की बात करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर जब रेज आते हैं पैरेक्सियल तो वो ऑलवेज फोकल लेंथ में से पास होते हैं। कहां से पास होते हैं? फोकल लेंथ में से पास होते हैं। यानी फोकल लेंथ जितने डिस्टेंस से पास होते हैं वो फोकस में से जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई लेंस ज्यादा बेंट कर रहा है और वही मान लो कि दूसरा लेंस ऐसा है कि वो कम बेंट कर रहा है, जो लेंस ज्यादा बेंट कर रहा है उसका फोकस क्लोजर टू दी लेंस होगा, यानी उसकी फोकल लेंथ छोटी होगी। और जो लेंस कम बेंट कर रहा है, यानी जितना ज्यादा बेंट करेगा उतना ज्यादा पास में जाएगा रे, उतना ज्यादा नीचे गिरेगा, जितना कम बेंट करेगा उतना दूर जाएगा। यानी जितना कम बेंट कर रहा है उतनी फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोर बेंडिंग ऑफ अ लाइट, सिंपली हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं इसको, मोर बेंडिंग ऑफ अ लाइट, मोर बेंडिंग, मोर पावर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। सिंपल ये है, यानी पावर का फोकल लेंथ से इनवर्स रिलेशन है। तो सिंपल पावर का फॉर्मूला आ गया 1/f। पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? 1/f। जितनी बड़ी फोकल लेंथ उतना रे दूर तक जाएगा, यानी उतना कम बेंट होगा। जितनी बड़ी फोकल लेंथ उतना पावर कम होगा। पावर का यूनिट है यूनिट ऑफ पावर। देखो आप यहां से बता सकते हो, पहला यूनिट तो हो जाएगा उसका मीटर इनवर्स, और एक और यूनिट है जिसको बोलते हैं डायोप्टर। साइन है उसका कैपिटल डी। साइन क्या है? कैपिटल डी। सिंपल आपको उसको याद रखना है। दूसरी बात, डायोप्टर का मतलब है कि कोई भी लेंस का पावर कितना, यानी डायोप्टर से हमें पता चलेगा कि पावर कितना है, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरी बात, डायोप्टर पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है? तो आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर पॉजिटिव होगा, कॉनकेव लेंस के लिए पावर नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होगा, कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होगा। सिंपल, आपको इतनी बातें ध्यान में रखना। टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या है? तो देखो एक बात आप लोग ध्यान से समझ लो, जब हम लोग लेंस की थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने ये बताया था कि पहला सरफेस उसको रिफ्रेक्ट कर रहा है और दूसरा सरफेस भी उसको रिफ्लेक्ट करके फाइनल इमेज दे रहा है। पहला सरफेस रिफ्लेक्ट करके इमेज कहीं पे देने वाला था और दूसरा सरफेस उसको वापस रिफ्लेक्ट करके फाइनल इमेज कहीं और दे रहा है, ठीक है। यानी हम लोग दिखाते थे ऐसे, पर जब हम लोग नॉर्मल इमेज ड्रॉ करते हैं लेंस की मदद से, तो हम लोग दोनों रिफ्लेक्शन दिखाने के बजाय एक ही फाइनल रिफ्लेक्शन दिखा देते हैं ऐसे। यानी बीच में अंदर क्या हो रहा है वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती जनरली, हम बस इतना दिखा देते हैं कि बीच में सेंटर लाइन से एक बार रिफ्लेक्शन हो गया। वो एक्चुअली में 2 बार हुआ है, सबको पता है। यानी यही डायग्राम को मैं क्या करूं, सेंटर लाइन तक ले जाऊं और फाइनल रिफ्रैक्शन दिखा दूं, तो बीच वाला मुझे रिफ्रैक्शन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मैं क्यों समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखो। हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज, यहां पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी वो इतने पतले लेंसेज है कि हम लोग सारे डिस्टेंसेस ये सेंटर से मेजर करेंगे, यानी दोनों का जो सेंटर है ये वाला, वहां से सारे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट में से जो रे निकला है वो पहले लेंस के ऊपर जाएगा। अभी ध्यान से समझना, पहला लेंस उसको रिफ्रैक्ट करके इमेज देने वाला था इधर, इमेज देने वाला था इधर, पर वो नहीं दे पाएगा क्योंकि बीच में दूसरा लेंस आ गया। तो दूसरा लेंस उसको वापस रिफ्रैक्ट करके फाइनल इमेज दे देगा इधर। कहानी सिंपल है, जैसे वहां पे एक लेंस में क्या होता था, पहला सरफेस इमेज देने वाला था कहीं पे इधर, पर दूसरा सरफेस उसको रिफ्रैक्ट करके इमेज दे देगा इधर। तो वही बात यहां पे हो रही है कि पहला लेंस उसको रिफ्रैक्ट करके इमेज देने वाला था I1 पे, वो नहीं दे पाएगा क्योंकि दूसरा लेंस बीच में है, दूसरा लेंस उसको रिफ्रैक्ट करके इमेज दे देगा I के ऊपर। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे वहां पे लिखते थे कि पहले का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, तो बस वही बात यहां पे लिखेंगे कि जो पहले की इमेज है वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ये कंसेप्ट आप लोग ऑलवेज याद रखो, ठीक है। तो अभी देखते हैं उसको लिखना कैसे है, तो ध्यान से सुनो। पहले का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये U1, वही मेन ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग U से ही दिखा देंगे। पहले की इमेज V1,
वही दूसरे का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यही बन जाएगा U2, और दूसरे की इमेज यानी फाइनल इमेज V2, अभी V2 यानी मेन इमेज ही V2 है तो उसको V से नोट कर लेंगे, यानी V2 जो है दूसरे की इमेज वही फाइनल इमेज है तो उसको क्या करेंगे, V से नोट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अभी हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखो पॉइंट्स क्या लिखने, तो लिखेंगे कंसीडर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द combination of two thin lenses, लिखेंगे the first lens gives an image at I1, this I1 acts as a virtual object for lens 2, the final image is obtained at I। देखो आप कंपेयर करोगे इसको लास्ट वाली थ्योरी से, लेंस वाली तो ऐसा ही कुछ था, बस वहां पे ऐसा था कि पहले स्फेरिकल सरफेस की मदद से रिफ्रैक्शन हो रहा था, दूसरे स्फेरिकल सरफेस की मदद से जो पहली इमेज थी वो दूसरे का ऑब्जेक्ट बन जाता था। यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेस इसके बदले दो लेंसेज दिखाएंगे, देंगे उसका, तो लिखेंगे कि फॉर लेंस 1 के लिए लेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो लिखेंगे 1/V1 माइनस 1/U1, अभी U1 को हमने U बोला है, इज इक्वल टू 1/F1, यानी पहले की फोकल लेंथ मान लो कि F1 है और दूसरे की F2 मैं दिखा देता हूं इधर, ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फिर लिखेंगे फॉर लेंस 2 1/V2 को हमने V बोला है, वही फाइनल इमेज है, ठीक है, माइनस 1/U2 इज इक्वल टू 1/F2। अच्छा, हमने जैसे लास्ट थ्योरी में किया था वैसा ही कुछ यहाँ पे करेंगे। हमें इतना पता है कि पहले की दिस I1X पहले की इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2, यानी हम लोग लिखेंगे कि हियर पहले की इमेज यानी V1 इज इक्वल टू U2, पहले की इमेज दूसरे की ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, यानी ये जो इक्वेशन है उसमें ऐसा लिखेंगे 1/V माइनस 1/V1 इज इक्वल टू 1/F2। समझ में आ रहा है? थ्योरी बिल्कुल सिमिलर है लेंस इक्वेशन से, ठीक है, बस वहां पे दो स्फेरिकल सरफेसेस थे, यहाँ पे दो लेंसेज है। चलो इक्वेशन 1+2 कर लेते हैं, 1+2 कर लेते हैं। 1 में क्या है 1/V1, चलो अच्छा एक काम करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उसको कर देते हैं सीधा ही, ठीक है, 1/V1 प्लस में है 1/V1 माइनस में, खत्म हो गया, क्या बचेगा 1/V माइनस 1/U, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू क्या बचेगा 1/F1 प्लस 1/F2। अभी 1/V माइनस 1/U तो क्या बनना चाहिए आपका, यानी कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को किधर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकल लेंथ पे बनेगी, यानी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ के बराबर। ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ 1/FEQ इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ये हो गया आपका इक्वलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। 1/F इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। अच्छा, अभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि इक्वलेंट पावर भी निकाल सकते हैं, इक्वलेंट पावर भी निकाल सकते हैं। तो सबको पता है कि 1/F क्या होता है, P के बराबर 1/F इक्वलेंट, यानी इक्वलेंट फोकल लेंथ, तो वो मिलेगा इक्वलेंट पावर इज इक्वल टू 1/F1, तो वो पहले का पावर होगा, 1/F2 तो वो दूसरे का पावर होगा। इक्वलेंट पावर का फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। उसी तरह इक्वलेंट मैग्निफिकेशन, अभी उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको याद रखना है M इक्वलेंट इज इक्वल टू M1 इंटू M2। अभी और आगे लेंसेज अगर कनेक्टेड है तो उसको डैश 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 आप जितने भी है वहां तक आगे ले जा सकते हो, तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी जब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तब। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। मेन थ्योरी आपकी यही है कि ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी। लास्ट टाइम लेंस इक्वेशन में दो स्फेरिकल सरफेसेस थे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में दो लेंसेज है, वहां पे दो स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन के फॉर्मूला लिखे थे, यहाँ पे दो लेंस के रिफ्रैक्शन के फॉर्मूला लिखे।
दोनों का सम कर लिया, आंसर मिल रहा है। अच्छे से देख लीजिए, अभी समझते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर जो नेक्स्ट थ्योरी है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अभी यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से इसका डायग्राम समझ लेना है। आपने अगर एक बार इसका डायग्राम समझ लिया तो थ्योरी लिखना तो बिल्कुल आसान है। मैंने पहले ही बताया था पूरे चैप्टर में जो रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं हम लोग वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली थ्योरी उसके ऊपर से ही होती है। ठीक है, तो सुनिए, आपको ये बोला है कंसिडर अ ट्राइंगुलर प्रिज्म एबीसी, सबसे पहला प्रिज्म लेना है। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट फेस या फिर फर्स्ट सरफेस आर आई एंड R1, यानी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि कुछ N2 है और ये N1 है, यानी आपको ऑलरेडी पता है कि ये डेंसर मीडियम में जा रहा है। ठीक है, मान लो कि एक रे यहां पे इंसिडेंट हुआ, अभी वो जाना चाहिए था सीधा। ठीक है, ये पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देते, M पॉइंट नाम दे देते। ठीक है, पर वो नहीं जाएगा, वो किसी एंगल पे मुड़ जाएगा। यानी हमें सबसे पहला ये काम करना पड़ेगा कि वो जाना चाहिए था सीधा, अभी ये सरफेस के ऊपर कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, तो सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। एक नॉर्मल से ये आई एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, जाने वाला था सीधा, पर वो सीधा नहीं जाके नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है। नॉर्मल ये है, ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा ऐसे। मान लो कि वो ऐसे हो गया, अभी वो देखो ऑलवेज सीधा हो जाएगा ऐसा जरूरी है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं आगे जाके ये सीधा क्यों ड्रॉ किया मैंने। ये इस तरफ जो एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ठीक है, यहां पे इतना सा डेविएट हो गया वो, यानी जाने वाला था सीधा, उससे कुछ डेविएट हो गया। ये है पहला डेविएशन एंगल θ1। ठीक है, उसके बारे में हमने पॉइंट नहीं लिखा, वो इतना इनफ है, डायग्राम में दिखा दिया। ठीक है, दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ सेकंड सरफेस इज R2, दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट है। अभी दूसरे सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे वापस, यहां तक मैंने उसको खींच के रखा है। ठीक है, दूसरे सरफेस पे नॉर्मल के साथ, ये R1 है इधर, ठीक है, ये R1 है, आई एन R1, यहां पे R2 एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है। एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस, अभी एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी वो एक तरह से रिफ्रैक्शन एंगल है। ठीक है, यानी वो जाना चाहिए था सीधा, पर उसके बदले नॉर्मल से दूर जाएगा क्योंकि रेरर मीडियम है। नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है, जाना चाहिए था सीधा पर नॉर्मल से दूर जाएगा ऐसे, यानी कहीं पे ऐसे मुड़ जाएगा वो। अभी जो एंगल बनता है ऑलवेज नॉर्मल से बनता है ना, तो ये पूरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर इमर्जेंस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी वो कितना डेविएट हुआ, जाने वाला था सीधा, इतना डेविएट हुआ नीचे की तरफ, ये Δ2। ठीक है, अभी फाइनल जो डायरेक्शन हो गई रे की, इसको नाम दे देते हम लोग P, चलो इसको हम लोग Q कर देते, शायद यहां पे Q होगा टेक्स्ट बुक में, यहां पे शायद R है और यहां पे S, यानी मेन जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी ये वाली PQ वाली, और फाइनल डायरेक्शन है ये S वाली, दोनों के बीच का जो टोटल डेविएशन हो रहा है, यानी फाइनली जहां पे पहुंच गया वो डायरेक्शन और इनिशियली जहां पे जाने वाला है वो डायरेक्शन, उनके बीच का जो एंगल है ये वाला, यहां पे ये है आपका टोटल डेविएशन एंगल। ये क्या है, टोटल डेविएशन एंगल। सिंपल सी बात है, देखो आपको यहां पे एंगल्स में अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा, अगर ये θ2 बन रहा है ना, ये θ2 बन रहा है, तो क्रॉस के इस तरफ ये भी θ2 बनेगा। अब देख लीजिए उसको अच्छे से, क्रॉस बन रहा है ना इधर, ये वाली लाइन, RS वाली लाइन, और ये नॉर्मल ये वाली लाइन, ये इस तरफ θ2 बन रहा है, तो इस तरफ भी क्या बनेगा, θ2 या फिर Δ2। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, आपको कितने कितने एंगल का ध्यान रखना है वापस समझ लीजिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस I, डेविएट हुआ θ1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, एंगल ऑफ इंसिडेंस R2, इमर्ज हुआ E से, एंगल ऑफ डेविएशन θ2, टोटल डेविएशन एंगल थीटा, और इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल A। इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल A। यहां पे हम लोग नाम दे देते हैं M। आ रहा है समझ में? तो इतने एंगल आपको समझ में आ गए तो बात क्लियर है। अभी आगे क्या करना है तो ध्यान से देखिए, तो लिखेंगे कि हियर इन अ डायग्राम फॉर क्वाड्रिलेटरल AQMR, ये वाला AQMR, हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए कि अगर ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ करे, यानी मैं क्वाड्रिलेटरल यहां पे दिखा देता हूं, चलो आपको समझने के लिए मैं यहां पे दिखा देता हूं।
ए क्यू एम आर। अभी ये जो लाइंस है ये तो सरफेस के ऊपर ड्रॉ किए हुए नॉर्मल से, आप ध्यान से देखो, ये जो लाइंस है ये तो सरफेस के ऊपर ड्रॉ किए हुए क्या है, नॉर्मल्स है, यानी ये एंगल तो 90 बनेगी। तो अभी ये जो एंगल ए है और एंगल एम है दोनों का सम कितना होगा, 180 के बराबर। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल क्यू एम आर इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है, टोटल 360, ये दोनों का मिला के 90 90 180 हो गया, तो ये दोनों का मिला के अभी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ओके, नाउ फॉर ट्राइंगल, ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल क्यू एम आर, ये नीचे वाला ट्राइंगल क्यू एम आर। अभी आपको एक और चीज पता है कि ट्राइंगल में तीनों का सम 180 होता है। अभी यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस क्यू एम आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस क्यू एम आर इज इक्वल टू 180। बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, R1 प्लस R2 प्लस ये क्यू एम आर, ये तीनों का मिला के 180। अभी वहां क्वाड्रिलेटरल में ऊपर वाला और नीचे वाला मिला के 180, क्योंकि बाकी के दोनों क्या हो गए थे 90 90, ये दोनों का 180 और ट्राइंगल में ये तीनों का मिला के 180। अभी आप दोनों को कंपेयर कर लो तो आप ध्यान से देखो, क्यू एम आर प्लस ए इज इक्वल टू 180, क्यू एम आर प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180। तो लिखेंगे कंपेयर 1 and 2, वी गेट, हमें सीधा आंसर मिल जाएगा A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे जो कुछ आंसर्स मिलने वाले उसके लिए ये वाला पहला आपको याद रखना है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अभी आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना है। इसके आगे क्या है ध्यान से देखिए। अभी हम लोग क्या करेंगे कि एट पॉइंट Q क्या करना है, ध्यान से देखो, एट पॉइंट Q पॉइंट के ऊपर आप ध्यान से देखो, मैं चलो इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं वापस। ये वाला सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, वो जाने वाला था सीधा, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और यहां से वो सीधा इस तरफ चला गया। ठीक है, यहां पे एंगल है I, यहां पे इतना डेविएट हुआ θ1 इधर जा रहा है इसलिए, और ये वाला एंगल है R2। यानी आप क्रॉस के दोनों तरफ देखिए, I इज इक्वल टू, क्रॉस के दोनों तरफ देखिए I इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, यानी ये दोनों मिलके कितना हो रहा है, इस तरफ I हो रहा है, यानी I इज इक्वल टू θ1 प्लस R1। θ1 को सब्जेक्ट बना लीजिए I माइनस R1, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। θ1 की मुझे आगे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अच्छा, उसी तरह एट पॉइंट R के ऊपर, अभी मैं वापस वो क्रॉस ड्रॉ नहीं कर रहा, आप देख लीजिए, ये वाली जो लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन को फॉलो करिए इसे इधर, और ये नॉर्मल वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन नॉर्मल वाली लाइन, इस तरफ एंगल टोटल कितना है, E इज इक्वल टू इस तरफ दोनों का सम θ2 प्लस R2, E इज इक्वल टू θ2 प्लस R2। तो लिखेंगे E इज इक्वल टू θ2 प्लस R2, θ2 को सब्जेक्ट बना लीजिए E माइनस R2, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी टोटल जो डेविएशन है थीटा, मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट समझाया था, अभी आपको वो समझ में आ जाता है यहाँ पे, तो अच्छी बात है। देख लो, ये जो थीटा है एक्सटीरियर एंगल है, ये ब्लू वाली लाइन का जो ट्राइंगल बन रहा है ना उसका, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू थीटा, या फिर आप सीधा भी याद रख सकते हो, हियर डेविएशन, टोटल जो डेविएशन हो रहा है थीटा, वो है θ1 प्लस θ2 के बराबर। एक्चुअली में आपको दिख भी रहा है इधर कि ये दोनों इंटीरियर एंगल है और उसके बाहर इस तरफ बन रहा है एक्सटीरियर एंगल थीटा। चलो, θ1 की वैल्यू रखते हैं कौन सी, I माइनस R1 प्लस θ2 कितना है, E माइनस R2। चलो, I प्लस E एक तरफ कर लेते हैं, माइनस R1 माइनस R2। चलो, R1 R2 में से मैं क्या कर रहा हूं, माइनस को बाहर निकाल लेता हूं, R1 प्लस R2 कर देता हूं अंदर, और ये जो R1 प्लस R2 है वो E के बराबर है। तो यहां पे मेरा रिजल्ट मिल रहा है थीटा इज इक्वल टू I प्लस E, R1 प्लस R2 को मैं A पुट कर दूंगा माइनस A, ये मिल गया मेरा प्रिज्म इक्वेशन, या फिर एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म। अच्छे से आपको इसको याद रखना है, सिंपल है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अभी बात करेंगे एनसीईआरटी के अंदर आपने एक इक्वेशन तो निकाल लिया अभी जस्ट हमने,
डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, जिसको बोलते हैं प्रिज्म इक्वेशन, ठीक है। पर उसके बाद भी एक और थ्योरी है जिसके अंदर आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन एंगल, यानी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के न्यूमेरिकल पूछेगा, न्यूमेरिकल जो है एक्सरसाइज में, तो आपको उसको कैसे निकालना है। तो ध्यान से सुनो, हम लोग जो ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो है मिनिमम डेविएशन के लिए, यानी देखो प्रिज्म के अंदर मिनिमम डेविएशन हो रहा है, इसका मतलब आपको दो चीजें याद रखनी है कि फॉर अ प्रिज्म एट अ मिनिमम डेविएशन आपको दो चीजें याद रखनी है, आई इज इक्वल टू ई बन जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई। और दूसरी बात, अ रे जो है, ये दूसरा इंसिडेंट के बाद ये जो पहला रिफ्रेक्टेड रे है वो क्या हो जाएगा, बेस के पैरेलल हो जाएगा। तो आपको डायग्राम से देख के अगर पता लगाना है कि मिनिमम कब हो रहा है, तो आपको बस ये देख लेना है कि ये रे कब बेस के पैरेलल हो जाता है, तो वो मिनिमम डेविएशन वाला डायग्राम, या फिर आई इज इक्वल टू ई के बराबर। अच्छा, अभी इसको डिराइव करना है, तो ध्यान से देखो, हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम प्रिज्म इक्वेशन जो है आपका वो है डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। अच्छा, अभी मुझे पता है आई इज इक्वल टू ई हो रहा है, यानी मैं ई की जगह आई लिख सकता हूं कब, मिनिमम डेविएशन, यानी डेल्टा को मैं डेल्टा मिनिमम बोल दूंगा, तो ये बन जाएगा आई प्लस आई माइनस ए। ई इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, आई कर दिया। अच्छा, इसको यहां पे लिखते हैं, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए, आई प्लस आई कितना हो गया, 2i। चलो ए को सामने ले जाते तो इधर हो जाएगा 2i इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए, आई इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ, आपको इसको साइड में करना है, इसको याद रखना है, ठीक, मतलब याद रखना है, यानी अभी साइड में करना है। अच्छा, उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में आपको उन्होंने सीधा बता दिया है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R होता है, पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसको पूरा डिराइव करेंगे। तो पहला करो, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q के ऊपर आप लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, तो क्या बनेगा, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R1, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R1। अच्छा, अभी I को मैं E लिख सकता हूं, ठीक है, फॉर मिनिमम डेविएशन N1 sin E इज इक्वल टू N2 sin R1। ये एक रिजल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी आगे क्या करना है, तो वापस हम लोग क्या करेंगे, R पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट R। चलो R पे अप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा, यहां पे अंदर N2 sin R2 इज इक्वल टू N1 sin E, बाहर वाला मीडियम N1 है, N1 sin E। अच्छा, इसको मैं आगे पीछे लिख दूं, चलेगा ना, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, N1 sin E इज इक्वल टू N2 sin R2। ये एक रिजल्ट हुआ। अच्छा, इक्वेशन नंबर हम लोग देते चले, तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, इसको नई थ्योरी में यहाँ पे 1 2 3 दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आप 2 और 3 ध्यान से देखो, N1 sin E दोनों में है, तो LHS सेम है, तो RHS सेम हो जाएगा, कंपेयर 2 and 3, 2 and 3 को कंपेयर करें, N2 sin R1 इज इक्वल टू N2 sin R2, N2 sin R1 इज इक्वल टू N2 sin R2, N2 कैंसल, sin R1 इज इक्वल टू sin R2। अभी साइन की वैल्यू सेम है, तो एंगल भी क्या होने चाहिए, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। N1 sin R1 इज इक्वल टू sin R2, यानी R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ। अच्छा, अभी करना क्या है, तो ध्यान से देखो, हमारे पास एक रिजल्ट होता था पिछली थ्योरी में, नाउ A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 है, तो वो क्या बनेगा, दोनों सेम हो गए ना अभी, R प्लस R, यानी वो 2R बन जाएगा, R इज इक्वल टू A बाई 2, R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, A बाई 2 बन जाएगा। यानी हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, वो हमने स्पेसिफिकली इसके लिए निकाला था कि यहाँ पे हम लोग पुट कर सके दोनों की जगह R,
2r हो जाए और r इज इक्वल टू a/2। अच्छा, अभी क्या करना है, तो एक स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है अगेन यहाँ पे Q पॉइंट के ऊपर। तब तक आप लोग एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे जगह करके इसको लिखते हैं। तो देखिए, इसमें से आपको दो रिजल्ट्स याद रखने थे, जैसा मैंने आपको बताया। अभी क्या करना है, वापस Q पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। स्नेल्स लॉ एट Q, तो क्या हो जाएगा वो, n1 साइन I इज इक्वल टू n2 साइन R1। n1 साइन I, n2 साइन R1। अभी जो R1 है वही R है और वही a/2 है, और I की वैल्यू है इधर से, तो करेंगे n1 साइन I यानी कितना, डेल A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, और सामने क्या है, n2 साइन R1 यानी a/2। आ रहा है समझ में? अच्छा, अभी आपको निकालना है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो मैं क्या कर रहा हूं, n1 को सामने ले जाओ, साइन a/2 को इधर लाओ, तो ये बन जाएगा इधर, चलो एक तरफ बन जाएगा n2 अपॉन n1, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, ये रहेगा साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन a/2। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अभी बाहर अगर हवा है तो n1 को आप 1 ले सकते हो, अगर हवा नहीं है तो उसको आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग n21 को जनरली n2 अपॉन n1 को n21 भी बोल सकते हो, आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। एक और कंडीशन होती है कि फॉर थिन प्रिज्म साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि अगर एंगल छोटा है, पतला है, तो उसको साइन थीटा को आप साइन इग्नोर कर सकते हो, टेन थीटा को भी थीटा ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पे से साइन हटा दो, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू e प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइड बाय साइन हट जाएगा इधर से भी a/2। चलो दोनों में से दो दो हटाओ, तो क्या बचेगा, यहां पे n2 अपॉन n1 को मैं कर लेता हूं, n21 इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन a। अच्छा, ये a दोनों के अपॉन में है, दोनों के अपॉन में है, तो ये क्या बनेगा, n21 इज इक्वल टू a अपॉन a 1 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन a। चलो मुझे निकालना है डेल्टा मिनिमम, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको यहां पे लिख रहे हैं हम लोग, चलो 1 को इधर लाओ, n21 माइनस 1, और ये a जो है वापिस सामने मल्टीप्लाई में जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम आपका बन जाएगा a इंटू n21 माइनस 1। ये है आपका फॉर थिन प्रिज्म। किसके लिए, थिन प्रिज्म के अंदर जनरली जो होता है लेस देन 10 डिग्रीज, उसका जो ये वाला एंगल है ऊपर वाला पतला सा, इतना पतला सा प्रिज्मा हो, बहुत पतला सा, तो एंगल ऑफ ए जो है क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। तो आपको फॉर्मूलाज याद रखना है। अभी मेन आपको याद रखना है वो वाला डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, और एक ये वाला आपको याद रखना है n21 या फिर n2 अपॉन n1 साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन a/2। तो अच्छे से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैंने जिस तरह से लिखाया है उसी तरह से आप लोग बोर्ड में लिख के आना। टेक्स्ट बुक में आपको कुछ चीज़ें शॉर्ट करके लिख दी है, तो उसमें फिर आपको मार्क्स शायद नहीं मिलते बोर्ड के अंदर, तो अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि उसके अंदर दो लेंसेज होते हैं, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप तो हम लोग यूज करते ही थे चीज़ों को मैग्नीफाइड करके देखने के लिए, पर अगर बहुत ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट्स है उसको बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से है। तो उसमें दो लेंसेज होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता था, यहाँ पे दो लेंसेज होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मेड ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, लेंस नियर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड नियर ऑब्जर्वर इज कॉल्ड आईपीस। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है तो ये लेंस को ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, ये लेंस को आईपीस बोलेंगे। आप लोग उसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, इसको हम लोग आईपीस बोलेंगे, ये आईपीस है और ये यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव। अभी ध्यान से समझ लो, डायग्राम समझ में आ गया तो थ्योरी आप इजीली लिख पाओगे। पहले हम लोग पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा कि व्हेन अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एट अ डिस्टेंस मोर देन अ फोकल लेंथ। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखना है फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्टिव का फोकस इधर होगा, उससे थोड़ा सा पीछे ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। पीछे क्यों रखना है, क्योंकि जब आप फोकस पे रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी, और फोकस से आगे रखोगे
तो वर्चुअल इमेज इस तरफ बन जाएगी, जो सिंपल माइक्रोस्कोप में बनती थी वो वाली, ठीक है। तो आपको फोकस से पीछे रखना है। अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन टू लेंसेज, यानी जब पहला ऑब्जेक्ट रखेंगे इधर, यानी जिसको ऑब्जर्व करना है वो यहां पे होगा, तो उसकी पहली इमेज इधर बनेगी, ए डैश बी डैश, बिटवीन टू लेंसेज। पहला जो ऑब्जेक्ट है ए बी, उसमें से एक रे निकला होगा, वो ऑब्जेक्टिव की फोकस में से पास होगा, पैरेक्सियल रे है। दूसरा उसके ऑप्टिकल सेंटर में से जाता हुआ यहां पे मिलेगा, तो पहली इमेज आपको ये मिलेगी। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो ए बी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये है, ध्यान से देखो, ये ए बी डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस ये है, तो मैं उसको भी ए बी दिखा देता हूं। चलो मैं इसको भी क्या दिखा देता हूं, ए बी ही दिखा देता हूं। क्लियर हो रहा है? ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये है। ओके, अच्छा, अभी ये जो इमेज बनी है वो अभी उल्टी इमेज है और उतनी ज्यादा मैग्नीफाइड भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको और ज्यादा मैग्नीफाइड करके देखना है। तो मुझे आईपीस की मदद से उसको एक और बार रिफ्लेक्ट करना होगा, यानी एक और इमेज बनानी पड़ेगी आईपीस को यूज करके। तो लिखेंगे दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ई डबल डैश बी डबल डैश, यानी ये जो इमेज है पहले की इमेज वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और फाइनल इमेज आपको यहां पे मिलेगी, इससे भी ज्यादा बड़ी ए डबल डैश बी डबल डैश यहां पे मिलेगी, ठीक है। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो दूसरा लेंस है वो एक तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप वाली थ्योरी में क्या होता था कि फोकस से आगे जब आप ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज आपकी कुछ इस तरह से बन जाती थी पीछे की तरफ, याद है? तो बस यही है कि आईपीस के फोकस से अंदर है, आईपीस के फोकस से अंदर जब वो इमेज है, यानी इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज वही साइड पे बड़ी होके दिखेगी, वही साइड पे बड़ी होके दिखेगी, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, पहली रियल इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश, और वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, फाइनल इमेज मिल जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अभी यहां पे आप ध्यान से देखो, अगर ये ट्राइंगल की मैं बात करूं, ये ए डैश बी डैश एफ ओ, अच्छा यहां पे और डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं, चलो फटाफट। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट यू ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यहां पे इमेज बना रहा है वी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस। अभी यही दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, पहले का इमेज वही दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, यानी दूसरे का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑफ आईपीस, और फाइनल इमेज यहां पे बन रही है, तो ये है आपका v ऑफ आईपीस। चार डिस्टेंस है, पहले का ऑब्जेक्ट, पहले का इमेज, दूसरे का ऑब्जेक्ट और दूसरे का इमेज। साथ साथ में फोकल लेंथ कितनी है, तो पहले का फोकस इधर, तो पहले की फोकल लेंथ, दूसरे का फोकस इधर, दूसरे की फोकल लेंथ, और दोनों के बीच में जो गैप है उसको L से रिप्रेजेंट करना है। किससे करना है? L से रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान से सुनो, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ ओ, ए डैश बी डैश एफ ओ, टेन बीटा, मैं ये एंगल को बीटा बोल रहा हूं, तो उसके सामने इधर ये भी क्या होगा? बीटा होगा। क्रॉस बन रहा है इधर, तो ये बीटा है, ये भी क्या होगा? बीटा होगा। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, ए डैश बी डैश एफ ओ, टेन बीटा। टेन बीटा क्या होगा? ऑपोजिट ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ ओ, क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ ओ। क्लियर है? अच्छा, उसी तरह इन ट्राइंगल, अच्छा ये ए बी डिस्टेंस था, उतना ही ए बी मैंने यहां पे लिया है, तो ट्राइंगल ए बी एफ ओ, ए बी एफ ओ, ए बी एफ ओ, टेन बीटा, टेन बीटा लिखते हैं, उसमें ये तरफ बीटा था तो ये भी बीटा, ऑपोजिट ए बी अपॉन बी एफ ओ, ए बी अपॉन बी एफ ओ, ए बी अपॉन बी एफ ओ। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, कंपेयर बोथ, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो क्या मिलेगा? दोनों साइड, लेफ्ट में 10 बीटा है तो राइट वाली साइड सेम होगी, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ ओ इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी एफ ओ। अभी आपको मैग्निफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला पता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां पे हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को एक तरफ कर लो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ ओ अपॉन बी एफ ओ। तो ये जो है आपका फॉर्मूला एक बन गया। अभी यहां पे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या है? तो वो है आपका मैग्निफिकेशन,
वो है आपका मैग्निफिकेशन। बी डैश एफ ओ, ध्यान से देखो, बी डैश से लेके एफ ओ, अभी देखो एक्चुअल में बी डैश से लेके एफ ओ तक का डिस्टेंस क्या है, तो एफ ओ से एफ ई तक का डिस्टेंस प्लस बीच में थोड़ा सा ये है, समझ में आ रहा है, एफ ओ से एफ ई तक का प्लस थोड़ा सा ये है। पर मैं क्या कर रहा हूं, बी डैश एफ ओ डिस्टेंस में जो है ऑलमोस्ट एफ ओ और एफ ई के बीच का ले रहा हूं, यानी ये जो छोटा वाला डिस्टेंस है बी डैश से लेके एफ ई, उसको इग्नोर करो, यानी वो एफ ओ और एफ ई के बीच का ही मान लो, यानी एल के बराबर। समझ में आ रहा है, एक्चुअल में वो थोड़ा सा ज्यादा है, एफ ओ से लेके बी डैश तक का है, पर हम लोग क्या करेंगे, एफ ओ से लेके एफ ई तक का ही मानेंगे, कितना मानेंगे, एल के बराबर। और बी से एफ ओ, बी से एफ ओ तो दिख रहा है, ये बी से एफ ओ, ये तो उसकी फोकल लेंथ है एफ ओ के बराबर। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है, m इज इक्वल टू एल बाई एफ ओ। अच्छा, अभी आप उसको डिस्टेंसेस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, l बाई एफ ओ, यानी ये जो यहां से जो मिला है आपको l, यहां से जो मिला है आपको एफ ओ, आप उसको सिंपल भी जो एच आई अपॉन एच ओ तो होता ही है, साथ में आप उसको वी ओ अपॉन यू ओ भी लिख सकते हो। लेंस के लिए जो नॉर्मल होते थे एच आई अपॉन एच ओ, वी ओ अपॉन यू, वो तो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, साथ साथ में एक मिल गया आपको m इज इक्वल टू एल बाई एफ ओ। तो तीन फॉर्मूलाज आपको याद रखने। ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सिंपल है, टेन बीटा दोनों को कंपेयर करो, एल बाई एफ ओ फॉर्मूला मिल गया, साथ साथ में वो दो जो थे सिंपल से, एच आई अपॉन एच ओ तो होगा ही, वी ओ अपॉन यू तो होगा ही। ठीक है, अभी आपको निकालना है पूरे माइक्रोस्कोप का इक्वलेंट मैग्निफिकेशन, यानी दो कंबाइंड लेंसेज का इक्वलेंट मैग्निफिकेशन। तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में पढ़ा था कि जब दोनों लेंसेज यानी एक से ज्यादा लेंसेज कंबाइंड होते हैं तो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड होगा। यानी अभी देखो आपको एक चीज पता है, इसका मैग्निफिकेशन तो मिल गया, अभी फाइनल इमेज ये वाला दे रहा है, ठीक है, कौन सा वाला, आईपीस दे रहा है, और आईपीस एक तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, यानी वो बस एक इमेज को, यानी अपने लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी एक फाइनल इमेज दे रहा है, यानी ये एक तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। तो हमें क्या करना है, नाउ केस वन में क्या करना है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस, जब डी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी तब आपका इक्वलेंट मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो वो होगा आपका m इज इक्वल टू, आपको पता है मल्टीप्लाई होता है MO इंटू एम ई के बराबर होता है, कितना होता है, MO इंटू एम ई के बराबर। अच्छा, अभी MO तो ऑलवेज L बाई एफ ओ हम लोग लिखेंगे, L बाई एफ ओ लिखेंगे। अच्छा, अभी आईपीस एक तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप है, और सिंपल माइक्रोस्कोप में जब डी डिस्टेंस पे इमेज बनती थी तो फॉर्मूला क्या होता था, सबको पता है कि एक सिंगल लेंस जो होता था वो क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ पे ये लेंस है वो एक तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा, और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए दो केसेस में हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है। इसके लिए तो L बाई एफ ओ हो गया, आईपीस जब, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप, ये एक तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, जब वो डी डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा तब आपका जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 प्लस डी बाई एफ ई। मैग्निफिकेशन, इक्वलेंट मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला मिला जब आपकी इमेज डी डिस्टेंस पे बन रही हो तब। अच्छा, अभी एक मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देते हैं उसको, केस टू के अंदर क्या है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो इक्वलेंट मैग्निफिकेशन क्या होगा, MO इंटू एम ई ही होगा, और MO तो ऑलवेज क्या होगा, L बाई एफ ओ। पर आईपीस यानी जो एक लेंस वाला सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी एक तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कर रहा है, जब वो इन्फिनिटी पे इमेज बना रहा है, क्योंकि इमेज कौन बना रहा है, ये वाला लेंस बना रहा है, जब वो इन्फिनिटी पे बनाएगा तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए इन्फिनिटी वाला जो फॉर्मूला था वो आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, तो इक्वलेंट मैग्निफिकेशन आपको ये मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो बस ये थ्योरी आपको इस तरह से लिखनी है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इतनी चीजें आपको लिखनी है। अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग लिख के दिया है, आप लोग इस तरह से इसको लिख सकते हो। ये हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
भी बात करेंगे लास्ट थ्योरी चैप्टर 9 की, जो है आपकी टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप क्या होता है सबको पता है कि टेलीस्कोप का यूज करते हैं हम लोग मून, सन या फिर किसी प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। तो वो किससे बना होता है? टेलीस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व प्लैनेट्स एंड अदर टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज होते थे, इसमें भी 2 ही लेंसेज होते हैं, पर फर्क क्या है? ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन आईपीस। अगर आप देखोगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस बड़ा होता था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। अब इसका रीजन ये है कि किसी भी प्लैनेट या किसी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा लाइट एंटर करेगा टेलीस्कोप में उतनी ही ज्यादा अच्छी इमेज दिखेगी। यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव वाला लेंस है वो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा लाइट अंदर एंटर करेगा, तो उतनी क्लियर इमेज आपको मिलेगी। क्लियर है? तो इस रीजन से ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। उसके बाद the parallel rays pass through objective and give real and inverted image at the focal plane of an objective। देखो आपको पता है कि जो पैरेक्सियल रेज आते हैं वो फोकस पे कन्वर्ज होते हैं, ठीक है, पर अगर वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाए तो पॉइंट इमेज मिलेगी आपको, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। तो मैं क्या चाह रहा हूं, अभी इंफिनिटी से आ रहे तो वो तो पैरेलल ही आएंगे, पर अगर एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किए जाए तो फोकस पे बहुत डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। मैं ऐसा नहीं चाह रहा, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूं कि जो पहली इमेज है वो भी थोड़ी सी साइज उसकी होनी चाहिए और दूसरा लेंस उसको और ज्यादा बड़ी करके दिखाना चाहिए। क्लियर है? यानी जो रेज आ रहे वो अब एक दूसरे के तो पैरेलल है, पर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, यानी वो एक दूसरे के पैरेलल आएंगे और इस तरह से क्रॉस में इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी आपको पता है कि पैरेलल रेज फोकस पे इंसिडेंट होते हैं और जो पैरेक्सियल है वो फोकल प्लेन पे इंसिडेंट, यानी यहां ये फोकल प्लेन होता है। फोकल प्लेन यानी फोकस इधर ही होगा, उसका ऑब्जेक्टिव का फोकस इधर ही होगा, पर फोकस पे इंसिडेंट होने के बदले वो फोकस की लाइन पे यानी ये प्लेन में इंसिडेंट होंगे। क्लियर हो रहा है? अच्छा, पहली इमेज मिलेगी ए डैश बी डैश, जो है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, अभी आपको पता है कि जब भी एक से ज्यादा लेंसेज होते हैं तो पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और फाइनल इमेज कहीं पे मिलेगी। ठीक है, अच्छा, तो लिखा है हमने दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस एंड फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी if a dash b dash is at the focus of eyepiece। यानी जो पहली इमेज है वो आईपीस के अगर फोकस के ऊपर हो, यानी यहां पे उसका भी आईपीस का भी फोकस है, अगर फोकस के ऊपर रखी है तो आपको पता है फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पे मिलेगी। कहां पे मिलेगी? इंफिनिटी पे मिलेगी। यहां पे जो है यानी दूसरा लेंस फाइनल इमेज इंफिनिटी पे देगा आपको। कहां पे देगा? इंफिनिटी पे। यहां पे ये वाला जो फोकस है, यहां से लेके ये डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और वहां पे ही दूसरे का फोकस है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। दूसरे का फोकस इधर ही है, कैसे पता चला? फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। ठीक है, यहां पे निकालेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से सुनिए, इमेज वाला जो रे है वो ये लेंस के ऊपर ये एंगल बना रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और ऑब्जेक्ट वाला जो रे है ये लेंस के ऊपर यहां पे एंगल बना रहे, ये अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, यहां पे एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। अच्छा, अगर ये अल्फा है तो इस तरफ भी अल्फा होगा, क्रॉस बन रहा है, तो यहां पे भी क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज जो है, चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो है बीटा और नीचे अल्फा। अच्छा, स्मॉल एंगल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? फॉर स्मॉल एंगल हमने ऐसा किया था पिछली वाली थ्योरी में, फॉर स्मॉल एंगल्स m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। चलो 10 बीटा लिखते हैं ये ट्राइंगल में से, 10 बीटा क्या होगा? ऑपोजिट a डैश b डैश अपॉन b डैश O2, ये O2 दूसरे का आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर, a डैश b डैश अपॉन b डैश O2। लिख देते हैं उसको m इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, b डैश O2 डिवाइड बाय 10 अल्फा, ये 10 अल्फा, अल्फा ऑपोजिट a डैश b डैश अपॉन b डैश O1, a डैश b डैश अपॉन b डैश O1। चलो ये कैंसल, m इज इक्वल टू क्या बनेगा? m इज इक्वल टू बनेगा b डैश O1 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय b डैश O2। चलो b डैश O1 कितना है देख लो आप ध्यान से, b डैश से O1 FO और b डैश से O2 FE। आंसर आ गया FO अपॉन FE। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना है आपको,
मैग्निफिकेशन या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप। तो यहाँ पे आपकी थ्योरीज खत्म हो रही है। अभी मुझे पता है मैंने बीच में कुछ कुछ टॉपिक छोड़े हुए हैं, पर वो आपकी एग्जाम में थ्योरी के लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको उसके एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं। तो मैं जब एमसीक्यूज कराऊंगा तो वो आपको सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा है, और अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस में से टाइम निकाल के जितना टाइम मिलता है उसमें आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप नए हो, वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिए।